लेकिन इस देश में जो नहीं बदल रहा वो है हिंदुओं के हालात। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ऐसी ऐसी तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर कलेजा कांप जाए। तस्वीरों के बीच एक देश का सुपर एक्टिव होना इस मुल्क की बर्बादी की आशंका और भारत की टेंशन दोनों को बढ़ा रहा है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इन सभी देशों में एक समानता पूछी जाए तो पहला जवाब होगा ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और दूसरा जवाब होगा चीन के करीबी होने से इन सभी मुल्कों को या तो दिवालिया कर दिया गया या फिर दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश पर पड़ चुकी है और यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है तो वो है चीन। चीन के राजदूत ढाका में एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने भारत विरोधी माने जाने वाली खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के साथ बैठक की। आलमगीर बीएनपी में काफी मजबूत माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि चीन से शी जिनपिंग का संदेश मिलने के बाद चीनी राजदूत याओ वेन ढाका में एक्टिव हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव हुए तो खालिदा जिया की पार्टी के सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए चीन ने जाल फैलाना शुरू कर दिया है। चाइना ने हर कोशिश की है हिंदुस्तान को कॉर्नर करने के लिए। उसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश में मिला है, वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। लेकिन हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान का म्यूचुअल कॉपरेशन बांग्लादेश के साथ, हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो इसको सक्सेसफुल होने नहीं देगी। इससे पहले शेख हसीना की सरकार चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर चल रही थी, लेकिन बीएनपी सत्ता में आई तो चीन और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ सकती है। इस बात की आशंका इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि चीन के राजदूत के साथ मीटिंग के बाद बीएनपी ने ऐलान किया कि आने वाले वक्त में बीएनपी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध मजबूत होने जा रहे हैं। यानी खालिदा जिया की पार्टी अब चीन की कठपुतली बनने को तैयार है। यानी मदद के बहाने चीन की योजना बांग्लादेश को अपने इशारों पर चलाने की है। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश में भविष्य में बनने वाली सरकार से नहीं, अंतरिम सरकार से भी चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन के राजदूत ने इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद से भी मुलाकात की। बांग्लादेश के विकास में चीन सहयोग जारी रखेगा, तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। चीन ने बांग्लादेश को ज्यादा मदद का आश्वासन दिया। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन के कर्ज पर ब्याज दरें कम करने और भुगतान की अवधि को अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चीन विचार करने जा रहा है। यानी मदद के बहाने चीन बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का गठन ही भारत के खिलाफ हुआ था और श्रीलंका जो थी वो ट्रैप में आ गया था। तो बांग्लादेश में तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं। एक तरफ तो नेशनलिस्ट हैं और दूसरी तरफ जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं। इनके अंदर आपस में भी क्लैश बढ़ने की संभावना लगती है। एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी का गुब्बारा फट गया है और बांग्लादेश अब विश्व बैंक से भी और ज्यादा कर्ज मांग रहा है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के सलाहकार ने विश्व बैंक से $1 अरब की मांग की क्योंकि उन्हें आपूर्तिकर्ताओं का $2.2 अरब चुकाना है। हिंसा के बाद बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी थम गया है। अस्थिरता के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बांग्लादेश पर घटा है। ऐसा लगता नहीं है क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही, आर्सनिस्ट है, तमाम तरीके की माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, आगजनी चल रही, कितना बड़ा नेशनल लॉस देश के लिए हो रहा और साथ में प्रोडक्शन जीरो। अगर ये स्थिति बनी रही तो जरूर बांग्लादेश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा और उसने जो तरक्की हासिल की थी वो थोड़े दिन में शून्य हो जाएगी। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए ठीक नहीं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ना भारत के लिए दोहरा खतरा लेकर आएगा।
चीन जिस देश की मदद करता है उससे 10 गुनी कीमत वसूलता है। श्रीलंका का दिवालिया होना और पाकिस्तान का दिवालिया होने की कगार तक पहुंचना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार आई और उस पर चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत की रणनीतिक टेंशन बढ़ सकती है। खासकर बंगाल की खाड़ी में भारत ने जो बढ़त हासिल की है वहां चीन साजिश कर सकता है। 2023 में बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार में देश के पहले पनडुब्बी बेस का अनावरण किया था, जिसे चीन की मदद से तैयार किया गया था। यहां एक साथ 6 पनडुब्बियां और 8 नौसैनिक जहाज रखे जा सकते हैं। अगर बांग्लादेश में भारतीय हितों का ध्यान नहीं रखने वाली सरकार बनती है तो भविष्य में यहां चीन की सबमरीन और युद्धपोत भी रुक सकते हैं। ये खबर भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। भारत से भी इनके इतने अच्छे संबंध नहीं होंगे जैसे कि पहले शेख हसीना के समय में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्वी डिस्टेंस पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे चाइना और भारत के साथ, और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाएंगे, जो कि बहुत लो एप पे थे, जो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे, उनको ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बांग्लादेश में चीन की चाल पर भारत की पूरी नजर है। चीन के अलावा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत भी भारत के लिए टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ साथ हिंदुस्तान का हित भी इन कट्टरपंथियों की वजह से खतरे में है। ভারত শোন, তোদের কত অনিবার্য। मौलाना आर्मी बांग्लादेश को हिंदू विहीन बनाने की साजिश में लगी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां कट्टरपंथियों को मौका मिलता है वो हिंदुओं पर टूट पड़ते हैं, लूटपाट, हत्या, रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके बाद बेखौफ होकर अगले शिकार को तलाश करने निकल जाते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर इस वक्त बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो खुद आंदोलनकारियों के सामने मजबूर हैं और उनकी सुरक्षा के लिए टैंक लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश का हिंदू पहचान छिपाकर रहने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं। ये बात आपको सीमा पार से आ रही तस्वीरें देखकर समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अब बांग्लादेश में जो लोग हिंदू विरोधी नहीं हैं, उन्हें भी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में अब वो पीड़ित हिंदू भी सामने आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद जिनका सब कुछ कट्टरपंथियों ने लूट लिया, घर बार से लेकर आबरू तक कट्टरपंथ की आग में स्वाहा हो गई। अब हिंदू पहचान बांग्लादेश में हमले की नई गारंटी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया है। अलग अलग इलाकों में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। इस्कॉन मंदिर पर भी कट्टरपंथियों की भीड़ का हमला हुआ। हालात ये हैं कि अब हिंदुओं को सड़कों पर भगवा पहनकर निकलने में डर लगता है। अभी अल्पसंख्यकों के हालात क्या हैं? हालात आप तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो घर बाड़ी, जो मंदिर भांगचूर हो रहा है, इसीलिए हालात दिल से हम अच्छे नहीं है, खुश नहीं है। बाहर घूमने में डर लगता है, सेफ्टी नहीं रहते? थोड़ा इस ड्रेस में थोड़ा फील होता है सिक्योरिटी, क्योंकि पूरा देश में अभी तक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम भी अनसिक्योर फील करते हैं। ये संत सी न्यूज को बता रहे हैं, भगवा पहनना अब बांग्लादेश में गुनाह हो गया है। जन्माष्टमी करीब है। कुछ सालों पहले तक बांग्लादेश में भी कृष्ण जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जन्माष्टमी मनाएं या जीवन बचाएं, इसकी जद्दोजहद है। इसीलिए कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। डर लग रहा है कहीं बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी मनाई तो फिर से दंगे होने का डर है। निरापत्ता के लिए तो आशंका है। इसलिए
जो हिंदू कम्युनिटी का जो उत्साह वो उत्साह नहीं है। ये डर, ये दहशत बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल कितना बुरा है। देखिए, सन्यासी डरे हुए हैं और वो इस ड्रेस में बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है कहीं अटैक ना हो जाए। और ये हिंदू संगठन है, वो कह रहा है कि जन्माष्टमी भी मनाए या नहीं मनाए, डर लग रहा है क्योंकि सेलिब्रेट किया तो कहीं अटैक ना हो जाए, और इसलिए बहुत सहमे और डरे नजर आ रहे हैं। इस ड्रेस में बांग्लादेश में हिंदू सन्यासी बाहर निकलने से बच रहे हैं। लेकिन सिर्फ हिंदू नहीं, कट्टरता का विरोध करने वाले भी अब कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और चुन चुनकर उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं। हिंदू बांग्लादेश का कमजोर तबका है, लेकिन बांग्लादेश की नामी वकील जिन्होंने कभी कट्टरपंथियों को सजा दिलवाई थी, अब उनकी जान भी सुरक्षित नहीं। यही वजह है उन्हें छिपकर इस डर के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है कि ना जाने किस दिन कट्टरपंथी सर तन से जुदा कर दें। ये बांग्लादेश की वरिष्ठ वकील तुरीन अफरोज हैं। 5 अगस्त के बाद इनके घर पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया। तुरीन अफरोज के बाल काट दिए गए, उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। देखिए, जो उस दिन बांग्लादेश में रेजिम चेंज के लिए हो रहे थे कि शेख हसीना ने देश छोड़ के चले गए, लेकिन हम जो यहाँ पे रहे आपको नहीं बता सकते हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। 5, 6, 7 तारीख 3 दिन मुझे कैप्टिव रखा है, नाकाबंदी में रखा है अपने घर पे, और मेरे बाल कटवा दिए। अब देखिए, मुझे बहुत टॉर्चर किया है सिर्फ इसी बोलने के लिए जो जिन्होंने ये वॉर क्राइम्स किया है बांग्लादेश में, उन्होंने क्रिमिनल नहीं थे लेकिन उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर थे। ये बोलने के लिए मुझे बहुत प्रेशर किया है, वीडियो करने के लिए कहा। फिर ये बाल जो है ये काट दिया, इधर से काट दिया और पूछा कि हिजाब क्यों नहीं पहनते। तुरीन अफरोज की गलती यह थी कि इन्होंने 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों को मौत की सजा दिलवाई थी, जिसके लिए उनके घर पर हमला कर दिया गया। कट्टरपंथी उनको पेंसिल चुभा रहे थे, उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कह रहे थे। तुरीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उनको डर है कि किसी भी दिन उनकी जान ली जा सकती है। उनके पीछे कट्टरपंथी हिफाजते इस्लाम संगठन के लोग पड़े हैं, जो इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता में भी मौजूद हैं। किसी तरह मुझे पकड़ लेंगे, अभी वो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे, ये ट्रायल वायल कुछ नहीं होगा। अभी इसीलिए मैंने कहीं पे छुपी हुई हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को बेइज्जत किया जा रहा है। ये बात बांग्लादेश में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन अब किसी ने भी हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई तो उनका भी यही हाल होगा। मैं अभी बांग्लादेश में कोई भी सेफ नहीं है। अब देखिए कि हिंदुओं को कैसे मार रहे, जो भी यहाँ पे सेकुलर मेंटेलिटी है, जैसे कि हम लोग, हाँ, एक तो हिंदुओं को मार रहे, पीट रहे। अब देखिए उनको रिजाइन करने के जहां जहां भी है, जहां जहां जॉब करते हैं, घर छोड़ के वो भाग रहे हैं, वो उसको इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमको भी टारगेट बनाया। ये एक बांग्लादेशी हिंदू का नहीं बल्कि आम बांग्लादेशी का हाल है, जो इस देश में किसी दौर में काफी मजबूत स्थिति में हुआ करता था, जो अपनी आवाज उठा सकता था। लेकिन जो हिंदू दूर दराज के गांवों में रहते हैं, उनका कट्टरपंथियों ने क्या हाल किया होगा समझा जा सकता है। बांग्लादेश के बड़े शहरों के साथ साथ दूर दराज के गांवों से भी अब पीड़ित हिंदुओं की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें गैंगरेप की मिल रही हैं। कई महिलाओं के साथ रेप के बाद ऐसी बर्बरता की गई कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इस उत्पीड़न के बाद न्याय मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं। खुलना जिले की इस हिंदू महिला के साथ कट्टरपंथियों ने घर में घुसकर गैंगरेप किया। ये घटना 11 अगस्त की है। হওয়ার পরে আমি দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সেই মানে ঘরে গেছি হাঁটুর ঘরে, দেখে একটা বাচ্চা পড়ে গেছে। বাচ্চাটা ড্রামে তুলে রেখে এসে আমি বাইরে বেরিয়েছি যখন, তখন দেখি আমাকে দুটো লোক মুখ চেপে ধরে বললো, তোর ঘরে 3 জন লোক ভিতরে চলে গেছে, তোর বাচ্চার কাছে আছে, তুই যদি শব্দ আওয়াজ মুখের আওয়াজ করিস তাহলে দরমন্ড আলাদা করে ফেলবি। খুব আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু পাশের লোকগুলো এই আওয়াজগুলো কি করে পেল না, এটাই। अत्याचार की ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही, क्योंकि जिन पर इनकी रक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद असुरक्षित हैं।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी थी कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कम होगी, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख खुद ही सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मोहम्मद यूनुस की सुरक्षा के लिए टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन तैनात करने पड़ रहे हैं। आंदोलनकारियों की भीड़ जब चाहती है उनको नजरबंद कर लेती है। ढाका में विरोध कर रहे इन लोगों की तस्वीरें देखिए। ये भीड़ वहां पर लगी है ढाका में, जिस जगह से इस वक्त सरकार चल रही है। पूरे बांग्लादेश पर हुकूमत की जा रही है। ये हजारों की भीड़ सड़क पर नारे लगाते हुए आगे बढ़ी। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस अपने घर में कैद हो गए। शेख हसीना का तख्ता पलटकर बांग्लादेश में यूनुस ने सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन वो देश नहीं चला पा रहे। हालात इतने खराब हैं कि यूनुस का काफिला उनके घर से बाहर नहीं आ पाया। सुरक्षा बलों ने काफिला निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी आंदोलनकारियों का मुकाबला नहीं कर पाए। अब यूनुस की सुरक्षा के लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस रहते हैं, जो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम यहाँ पर पहुँच गई और बांग्लादेश के हालातों पर वो चर्चा कर रही है। बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आर्मी के टैंक, एक दो नहीं कई टैंक यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे में हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर हथियारों के साथ लैस तैनात नजर आएगी। ये दोनों टैंक बता रहे हैं। आज सुबह यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर भारी तैनाती की गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश का हाल बेहाल है। बांग्लादेश के हिंदू रो रहे हैं, लेकिन कोई है जो इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश हो रहा है। एक ज़माने में जिसे हम हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बदकिस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना। और फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो आपके सामने है। कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को बांग्लादेश की तरक्की की कहानी सुनाकर ताना दिया करते थे, लेकिन अब बारी हुक्मरानों की है। बांग्लादेश बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद करवाया था, आज कट्टरपंथी उनकी निशानियों को खाक में मिला रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय और स्टैचू को भी निशाना बनाया था, और इससे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान की खुशी बताती है कि आवामी लीग और बांग्लादेश को आजादी दिलवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की विरासत पर हमले के पीछे आईएसआई की साजिश भी हो सकती है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि कट्टरपंथी ताकतों को आंदोलन में खुलकर आईएसआई का साथ मिला। इसी वजह से हिंसा इतनी भड़की कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। इसके बाद कंगाल, बदहाल और दिवालिया होने की कगार पर खड़े मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश को ज्ञान दे रहे हैं। जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहां पर जो उसके वहां पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पाकिस्तान प्रायोजक थे, इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ जाती है
क्योंकि पाकिस्तान की हार के सबसे बड़े प्रतीक यानी 90,000 पाकिस्तानियों के सरेंडर के प्रतीक म्यूजियम को भी तबाह कर दिया गया। ये म्यूजियम हुआ करता था और यहीं से लूटपाट करके जो प्रदर्शनकारियों को जरूरी काम का लगा होगा वो निकाल के ले गए। ये देखेंगे आप तो पेंटिंग रही होगी संभवतः, इसके ऊपर ये कांच की फ्रेम थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुछ ठीक लगा होगा तो लूट कर ले गए और जो ठीक नहीं लगा उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया और आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जिस जगह पर शेख मुजीबुर रहमान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां बनी थीं, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। विरासत को दिखाने वाला ये पूरा पार्क बनाया गया था। लोग आते थे और इस बात को समझते थे कि ये जो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वो द फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश जो कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान, और नीचे जो आप तस्वीरें आसपास और पूरे पार्क में टूटी फूटी या जो अभी आधी अधूरी लगी हुई है, उन सभी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि यूथ आए या जो भी बाहर से आए वो समझे कि बांग्लादेश की लड़ाई के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब ये टूटी फूटी तस्वीरें, पाकिस्तान की हार की यादें बांग्लादेश से क्यों मिटाई गईं? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? अब इस पर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल बांग्लादेश में वो ताकतें मजबूत हो रही हैं जो चीन और पाकिस्तान की तरफदार हैं, और ये स्थिति बांग्लादेश को उसी पुराने दौर में लेकर जा सकती है जिससे उबरने के लिए बांग्लादेशियों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी।